नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 17 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, शशांक मनोहर को, शक्तिकांत दास को, सुभाष सवर्ण मुंद्रा को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है सुभाष सवर्ण मुंद्रा को। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष सवर्ण मुंद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत ने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है और IBABFL के गैर स्वतंत्र निदेशक के गैर कार्यकारी की भूमिका निभाई है। उन्होंने IBHFL की सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभालने के लिए कदम बढ़ाया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय गुरुग्राम में, इसकी स्थापना 2005 में की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UAE और किस देश के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? प्रश्न है, भारत, इजराइल, ब्रिटेन, मलेशिया। इसका सही आंसर है इजराइल। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड J. ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात UAE के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की है। UAE और इजराइल के बीच शांति समझौते के बारे में यह ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगा और तीनों नेताओं की बोल्ड डिप्लोमेसी और विजन व संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साहस का एक टेस्टामेंट है। तीनों देश कई आम चुनौतियों का सामना करते हैं और ऐतिहासिक उपलब्धि से परस्पर लाभान्वित होंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, पारस्परिक दूतावासों की स्थापना और पारस्परिक लाभ के अन्य क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय समझौतों को पूरा करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। मध्य पूर्व के सबसे गतिशील समाजों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से दो के बीच सीधा संबंध खोलने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। तकनीकी नवाचार को बढ़ाया जाएगा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन के उपचार और विकास के बारे में सहयोग का तुरंत विस्तार करेंगे। एक साथ काम करने से ये प्रयास पूरे क्षेत्र में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई लोगों को बचाने में मदद करेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए मध्य पूर्व के लिए एक रणनीतिक एजेंडा शुरू करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र में खतरों और अवसरों के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। साथ ही राजनयिक सगाई, आर्थिक एकीकरण में वृद्धि और सुरक्षा समन्वय के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है, जैसा कि विजन फॉर पीस में स्थापित है। सभी मुस्लिम जो शांति से आते हैं अल अक्सा मस्जिद में जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और यरूशलेम के अन्य पवित्र स्थलों को सभी धर्मों के शांतिपूर्ण उपासकों के लिए खुला रहना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब बनाया गया है? प्रश्न है, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। इसका सही आंसर है 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक का जीवन बचा सकता है। अंगदान के बारे में
अंगदान दाता की मृत्यु के बाद उसके हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और अंगाशय जैसे अंगों को बचा लेना और या फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करना जिसे अंग की आवश्यकता है। अंगदान के बारे में कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार अंगदान के बारे में कुछ तथ्य हैं जो सभी को जानना चाहिए। अंगदान के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, लेकिन यह सख्त चिकित्सा मानदंडों पर आधारित है। कार्निया, हृदय के वाल्व, हड्डी और त्वचा के ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के मामले में दान किया जा सकता है, जबकि हृदय, जिगर, आंतों, गुर्दे, फेफड़े और अंगाशय जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों को केवल मस्तिष्क की मृत्यु के मामले में दान किया जा सकता है। अंग विफलता के बाद हृदय, लीवर, आंतों, गुर्दे, फेफड़े और अग्नाशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है ताकि प्राप्तकर्ता को सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके। यदि 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसके माता पिता या अभिभावक को एग्रीमेंट करना होगा। कोई भी व्यक्ति आयु, जाति, धर्म, समुदाय आदि के बावजूद अंगदाता हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मलयालम कवि और गीतकार चुनकरा रामन कुट्टी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 84 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 84 वर्ष। मलयालम कवि गीतकार चुनकरा रामन कुट्टी का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। उनके कुछ हिट गीतों में श्याम मेघ में, नी आदिपन, सिंदूरी थिल कौमई, कोयलाइन थेड़ी, नी एरंजो मेले, वनथे, कंदू, कदरिंजू, हृदयवाहन नीले, गिकिकाओ, कोटायम, कोनकथनम शामिल हैं। 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना शुरू करने की योजना शुरू की है? हमारे बिहार सरकार, असम सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उड़ीसा सरकार। इसका सही आंसर है असम सरकार। असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी। नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। अरुणोदय योजना के बारे में, अरुणोदय योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मानदंड होंगे और जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स और अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल और अचल संपत्ति है, उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत 830 रुपये प्रति माह की सहायता का मतलब गरीब परिवारों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय, उनकी चिकित्सा, पोषण और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा विभिन्न त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करना होगा। अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग अलग महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी समग्र घरेलू आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। असम की राजधानी है दिसपुर। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? वित्त मंत्रालय, युवा मामलों और खेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चयनित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। भारत सरकार ने वर्तमान महामारी की स्थिति और सामाजिक दूर करने के मानदंडों को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कुछ भी, कभी भी और किसी भी समय अपनी सुविधानुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
प्रतिभागी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, घड़ी और मैनुअल का उपयोग करके कवर की गई कुल दूरी को ट्रैक कर सकते हैं। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई? हमारा DRDO, AUM, ISRO, ICMR। इसका सही आंसर है AUM। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है। यह प्रणाली गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापत्तनम के इंजीनियरिंग कॉलेज विशाखापत्तनम के निदेशक प्रो राव तत्तावर्ती द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सदस्य वायु अनुसंधान पहल के सपोर्ट से विकसित की गई है। प्रणाली पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट, कम बिजली वाला और किफ़ायती है। यह प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है और इससे किसी भी सेटिंग अप टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग में बहुत अधिक सटीकता, संवेदनशीलता के साथ साथ सटीकता के साथ मौसम संबंधी मापदंडों सहित विभिन्न प्रदूषकों की पहचान करने, वर्गीकृत करने और एक साथ की मात्रा निर्धारित करने की क्षमता है। यह सब लेजर बैक्स शेक्टरिंग, सांख्यिक यांत्रिकी, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन गहन सीखने के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकसित सिद्धांतों की मदद से प्राप्त किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको महानिदेशक नौसेना संचालन नियुक्त किया गया? प्रश्न है रमेश मित्तल, दिनेश के त्रिपाठी, धर्मवीर सुहाग, विप्लव सभी। इसका सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM को महानिदेशक नौसेना संचालन नियुक्त किया गया है। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़ग वासला के पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्धपोतों पर काम किया है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने INS विनाश, INS कृच और INS त्रिशूल की कमान संभाली है। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी और प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में भी काम किया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्नाटक में मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना करने की घोषणा की? प्रफुल्ल पटेल, DV सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है DV सदानंद गौड़ा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना करने की घोषणा की है। PMRU की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। PMRU दवाओं की कीमतों की निगरानी करने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPPA की सहायता करेगा। PMRU NPPA के सहयोगी के रूप में जमीनी स्तर पर सूचना एकत्रित करने के तंत्र के साथ काम करेगा। NPPA के आउटरीच को बढ़ाने के लिए राज्य ड्रग कंट्रोल सीधे मूल निगरानी और संसाधन इकाई का पर्यवेक्षण करेगा। PMRU के आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों को उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत NPPA द्वारा वहन किया जाता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा, इसके राज्यपाल विजुभाई वाला। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रश्न है सुधा मूर्ति, शिव कुमार सुरमपुदी, सुदीप त्यागी, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई, जिनमें इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और ITC लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार
सूरमपुदी की भी शामिल है। उन्होंने विजेताओं में पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री SP वर्मा, विलास शिंदे, कोसम राजामौली। तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम पाल सुरजमा के संस्थापक और गोविंदा राजुलू चुल्लू शामिल हैं। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के बारे में। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजीज स्थापित किया गया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्राओं द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार कृषि और संबंध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पुरस्कारों का गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे YouTube चैनल कर स्टडी IQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।